हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले जो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर बेंजीन होता कैसे है, इसका हिस्ट्री जानेंगे, इसका कैसे डेरिवेशन हुआ, मीन्स ये कहाँ से आया और इसका सिंथेसिस कैसे होता है और ये इसका जो स्ट्रक्चर है हमको कैसा दिखेगा, 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बहुत ही डिटेल लेक्चर करेंगे, तो आप हमें जरूर से बने रहें आप हमारे साथ। तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वैसा कंपाउंड जो कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव से मिलकर बना है, मीन्स कार्बन और उससे रिलेटेड डेरिवेटिव से मिलकर बना है। जनरली उसमें कार्बन रहेगा, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेंजीन होता है, तो आपको थोड़ा मोड़ा तो पता होगा कि बेंजीन का हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। मीन्स कहीं ना कहीं उसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब ये है कि वो कैसा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा वो डिवाइडेड रहेगा दो ब्रॉड क्लासेस में। जैसे कि पहला अगर बात करें, एलिफेटिक और अरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कहने का मतलब है कि ओपन चैन, वैसा कंपाउंड जिसका चैन क्या हो ना, ओपन हो, उसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड कहने का मतलब है, मीन्स एरोमेटिक कहने का मतलब है कि पहला क्राइटेरिया है कि वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक का पहला क्राइटेरिया है साइक्लिक होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है। एक बहुत ही अच्छा आपको सेंटेंस बताता हूँ, जो सभी ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक बट ऑल द साइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप जरूर से इसे याद रखें कि सभी जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनका क्राइटेरिया ये है कि वो साइक्लिक होंगे, लेकिन सभी साइक्लिक कंपाउंड जो है ना एरोमेटिक नहीं होता है। अगर बात करें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक तो है। तो ये बहुत अच्छा मीन्स एरोमा की अगर बात करें, एरोमा मीन्स पहला होता क्या है, एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस। ठीक है, एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस बोले तो स्मेल। जो जैसे कि आप परफ्यूम मारते हो तो उसका स्मेल आता है, फ्रेगनेंस आता है। ठीक है, बहुत कहते हैं ना बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है, नाइस फ्रेगनेंस। मीन्स क्या है, उसका एरोमा है, एरोमेट एरोमा उसका इंग्लिश वर्ड दे सकते हैं हम। और एलिफेटिक कहने का मतलब होता है, एलिफेटिक नाम से पता चल रहा है क्या ना, फैटिक। फैटिक मीन्स फैट का, कहीं ना कहीं इसमें फैट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फैटी एसिड का मैंने लेक्चर बहुत अच्छा डिटेल किया, आप जरूर से देखें कि फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है ना, फैटी एसिड से बना होता है, मीन्स क्या होता है, एलिफैटिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसके कारण कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे और एक रिंग स्ट्रक्चर में रहेगा। इसका पहला क्राइटेरिया क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर। एरोमेटिक भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, किसको एरोमेटिक कहेंगे, किसको नॉन एरोमेटिक, किसको एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो पहला क्या है क्राइटेरिया, ये रिंग स्ट्रक्चर होना इसका कंपलसरी है। और इसमें क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक होने के लिए डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बेंजीन हो गया और सभी कंपाउंड्स होगा जिसके अंदर बेंजीन और जैसा केमिकल बिहेवियर हो। ठीक है, अगर बेंजीन की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा बेंजीन है, ठीक है, नॉर्मली आप तो जानते होंगे बेंजीन, ये जो स्ट्रक्चर बीच में क्या गोल बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये जो ओवरव्यू है, बस नॉर्मली मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ये जो बेंजीन है इसके अंदर क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या करेगा ना, ये एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो रिंग साइक्लिक भी है, उसमें एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक नहीं होता। वो क्या हो जाता है, या तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा या नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक नहीं, जनरली एंटी एरोमेटिक हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद। और क्यों होगा, हम लोग आगे फर्दर लेक्चर में प्रोसीड जरूर से देखेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें चलिए यहाँ से हमारा प्योर लेक्चर स्टार्ट होता है कि जो हमारा हिस्ट्री है, मीन्स बेंजीन आया कहाँ से। तो पहले हम बात करते हैं, जो बेंजीन है हमारा, वो हिस्टोरिकली मीन्स पहले प्रीवियस एंशियंट टाइम्स में गम बेंजोइन से आया। हिस्टोरिक बेंजीन कहाँ से है, गम, एक तो बेंजोइन का गम होता है। मीन्स जो आप पढ़े होंगे ना, ये लेसिथिन गम वगैरह एल्कलाइड्स, जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, गम मिलता है, एक तो बेंजोइन नाम का गम मिलता है, तो वहां से बेंजीन डिराइव हो जाता है, हुआ है। ठीक है, और इसको कभी कभी हम लोग बेंजामिन भी कह देते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं एक तो बेंजामिन नाम के, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक आपने नाम भी सुना होगा बेंजामिन, उनके नाम पे भी कभी कभी जो कि बेंजामिन क्या है, एक रेजिन है। ठीक है ना, रेजिन क्या होता है, रेजिन होता है सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल। ठीक है, रेजिन क्या है, तो सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल जो कि हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। ये हम इसको हम लोग जनरली रेजिन कहते हैं। ठीक है, और इनका जो यूरोपियन फार्मासिस्ट परफ्यूमर्स ने इनके नाम पे दिया गया। परफ्यूमर्स कौन थे, यूरोपियन फार्मासिस्ट थे, जो 16वीं शताब्दी में, ये बहुत पुरानी बात है। इसको हम लोग ये जो है ना एसिडिक मटेरियल है, पहले कहा गया कि बेंजीन क्या है, एसिडिक मटेरियल है। और कहाँ से मिला है, बेंजोइन से मिला है। बेंजोइन बोले तो
गम बेंजोइन मैंने आपको बताया कहाँ से मिला है, गम बेंजोइन से मिला है सब्लिमेशन करके, ठीक है। इसको कभी कभी एसिड होने के कारण इसको हम लोग कभी कभी क्या कह देते हैं, बेंजोइक एसिड भी कह देते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो हमारे साइंटिस्ट थे माइकल फराडे। माइकल फराडे बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं। तो जो माइकल फराडे आए ना, उन वो जो पहली बार आइसोलेट किए, मीन्स आइसोलेट करने का मतलब है कि बहुत सारे कंपाउंड में से बेंजीन को अलग किए, ठीक है। और बेंजीन को देखे, बहुत परखे अच्छे से 1825 में। अरे बोले अरे ये यार ये तो बेंजीन है, इसको कहाँ तुम लोग इस भेड़ बकरी के बीच में रखे हो, ठीक है। क्योंकि बेंजीन का कैरेक्टर जो है ना बिल्कुल अलग है और सबसे बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने देखा ये तो बेंजीन है, इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और इसके बहुत सारे जो है सिंथेसिस किए। और उन्होंने नाम क्या दिया गया था, बाइकार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। और बात करें तो जो ठीक है आइसोलेट तो कर दिया हमारे, फिर हमारा देखते हैं सिंथेसिस कौन किया। फिर बेंजीन का सिंथेसिस, क्योंकि हमारा जो हमेशा जो है प्योर स्टेट में तो हर चीज नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हमारा कोल और पेट्रोलियम भी निकलता है तो एक क्रूड ऑयल मिलता है, उससे हमको रिफाइन करके हमारा कोल और पेट्रोलियम को क्या करता है, निकालना पड़ता है। तो जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा बेंजीन है, सॉरी, जो हमारा बेंजीन है उसको भी कहाँ सिंथेसाइज करना पड़ा। तो कौन साइंटिस्ट थे, इलहर्ड मिट्सरलिक, ठीक है। इलर्ड मिट्सरलिक ने 1834 में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया उन्होंने C6H6 बेंजीन को, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया, C6H6, और उनको नाम उन्होंने मिट्सरलिक ने इसका नाम बेंजीन दिया। देखिए ध्यान से, बेंजीन, बेंजीन दिया, जिसके बाद में हम लोग बेंजीन कहे, ठीक है ना। मिट्सरलिक ने इसका नाम क्या दिया था, बेंजीन, जिसके बाद में हम लोग बेंजीन कह दिए। फिर हमारे आए केकुले साहब, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट केकुले साहब, ठीक है। केकुले साहब ने आए और उन्होंने कहा कि जो हमारा बेंजीन है ना वो चैन के फॉर्म में होता है, ठीक है। मिट्सर लिखते हैं तो कह दिया कि उसका जो है C6H6 क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। लेकिन पहले सोचते थे कि ठीक है C6H6 होता है तो होता होगा कोई ओपन चैन होता होगा, ऐसे ऐसे सी सी करके बीच में, उसमें अगर C6H6 है तो हो सकता है कि इसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी में डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेशन होगा। लेकिन सब सोचते थे क्या कि जो हमारा बेंजीन है वो ओपन चैन है। लेकिन केकुले साहब, ऐसा कहा जाता है कि जब केकुले साहब ने अपने सपने में देखा था, सब ऐसा कहा जाता है, जनरली हाइपोथेसिस है ये, ट्रू अब हमने सपने में जाकर देखा तो नहीं कि केकुले साहब आपने क्या देखा, मैंने तो उनसे पूछा नहीं। तो ये बस एक हाइपोथेसिस है, क्या, कि जो केकुले साहब एक बार सो रहे थे रात में, ठीक है, तो उनको एक सपना आया कि अपना सांप जो है ना अपना पूंछ को पकड़े हुए, ठीक है, एक सांप अपने पूंछ के पकड़े हुए, और तो अगर सांप अगर पूंछ को पकड़ेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा कि नहीं। तो उस टाइम वो काम कर रहे थे बेंजीन के ऊपर, बहुत ही सीरियस काम कर रहे थे। तो उन्होंने उससे बेंजीन को रिलेट कर दिया, और उसी रिलेशन में और उसी रिलेशन में उन्होंने क्या कर डाला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके चेन बनाता है, कार्बन कार्बन ज्वाइन करके। तो बस वहीं से हमारा जो है आज का जो हम बेंजीन यूज कर रहे हैं ना, वो केकुले साहब का दिया हुआ बेंजीन ही है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो कि चैन के फॉर्म में है। और ये कहाँ से आया, उनका सपने से आया, ऐसा कहा जाता है। बट ये पॉसिबल कैसे है भाई, कोई सपने देख के थोड़ी ना बता देगा कि चैन के फॉर्म में है। तो इसके कारण बहुत सारा एविडेंस आया कि कैसे भाई आपने सपना देखा, इस पर मैं बिलीव तो नहीं करूंगा। तो बहुत सारे जो है उन्होंने फर्दर प्रोसेस किया, जैसे केमिकल रिएक्शन करवाया, उसका अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी किया तो पता चला कि नहीं, ये सच में केकुले साहब का सपना सच हो गया। तो सही में कैसे किया, तो मैंने आगे बात करना है इनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो देखिए बेंजीन के कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि बेंजीन लिक्विड है जो कि गैसोलीन की तरह स्मेल करता है, ठीक है ना। हो सकता है आपने लैब में बेंजीन के स्मेल देखा होगा, जो गैसोलीन अगर आप रिलेट करोगे ना, तो गैसोलीन की तरह ही बेंजीन मेनली स्मेल करता है। उतना हार्ड स्मेल, पंजेंट स्मेल नहीं होता जितना फेनोल का होता है। फेनोल का स्मेल बहुत ही पंजेंट होता है क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर उसमें शो करता है, ठीक है। देखिए बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाटर से कम है, ठीक है। फ्रीज होता है कितना, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज हो जाएगा मींस 5.5 पे। नॉर्मल कंडीशन में जैसे बेंजीन जो होगा क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। इट वाज फॉर्मली यूज्ड टू डिफेक्ट, देखिए कॉफी मटेरियल जो है ना, जैसे कि कॉफी जो होता है उसमें कैफीन पाया जाता है, तो कैफीन प्रॉपर्टी को हटाने के लिए यूज होता है। या बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, इसका पेंट में यूज होता है, पेंट, रबर पेंट, सीमेंट्स वगैरह, या फिर ड्राई जहाँ क्लीन करना है ना, स्पॉट जहाँ स्पॉट पड़ गया, जहाँ कुछ धब्बा पड़ गया दाग वाग का, उसको हटाने में इसका बहुत ही यूज है, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा यूज है, क्लीनिंग करने में, मेंटेन, पेट्रोलियम बनाने में, पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स को बनाने में भी इसका यूज है।
क्योंकि बेंजीन को हम लोग कार्सिनोजेन भी कहते हैं। कार्सिनोजेन कहें कि कार्सिनोजेन बोले तो कैंसर कॉजिंग, ऐसा जो एजेंट जो है कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका हम लोग लिमिटेड यूज करते हैं, उसका इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना जी। देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि माइकल फैराडे में 1835 और 25 में क्या दिया, कार्बन इज टू हाइड्रोजन रेशियो 1:1। इसका कहने का मतलब कि उसका जो मोलिकुलर फार्मूला कितना होगा, C6H6 होगा। इसीलिए इसका CH रेशियो 1:1 आ गया कि नहीं। बस ये यही है हिस्ट्री ऑफ बेंजीन, एनालिटिकल सिंथेटिक और दूसरे एविडेंस भी वगैरह इन्होंने देखा, ठीक है। फिर बेंजीन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते हैं कि C6H6 होता है। और उसके बाद क्वेश्चन आया कि ये जो है, ठीक है, C6H6 तो होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि बेंजीन को माना गया ना कि जो हमारा है डाटा के कारण बेंजीन जो है क्लोरीन क्लोरीन जो ऐड करेगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। और उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो, पहले अगर ओपन चैनल स्ट्रक्चर पहले प्रपोज किया गया था, मैंने आपको बताया। देखिए ओपन चैनल स्ट्रक्चर किस तरह से प्रपोज कर दिया गया, उसको माना कि ये जो C6H6 तो सबका फॉर्मूला है, तो ऐसा स्ट्रक्चर सभी लोग सोच सकते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या निकला ना, क्यों ओपन चैनल स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं प्रोसीड किए, क्योंकि जो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, वो एडिशन रिएक्शन है वो जनरली क्या कौन देता है, एडिशन रिएक्शन कहाँ अल्कीन या अल्काइन देंगे, जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, वहीं पे हमारा एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर बेंजीन के साथ हम एडिशन कराए ना, तो देखिए कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। मीन्स उसका में डबल डबल बॉन्ड तो है, ऐसा सभी लोग सोचे कि अनसैचुरेशन होते हुए भी अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या देना चाहिए, एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया ना कि एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। तो एक प्रॉपर्टी ये मिल गया हम लोग को कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। और बेंजीन के अगर देखिए, अगर हम इस पे अटैक करवाए ना कहीं भी, देखिए अगर यहाँ पे हम Br लगा दिए ब्रोमो, यहाँ पे अगर हम ब्रोमो ग्रुप लगा दिए तो क्या बन जाएगा, थर्ड कार्बन पे ब्रोमो है, फोर्थ, फिर हम अगर यहाँ से हटा दिए इसको, तो फिर हम इधर से क्या कर दिए, यहाँ पे अगर ब्रोमो लगा दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड कार्बन पे ब्रोमो आ जाएगा। लेकिन बेंजीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बेंजीन पे अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, अगर आप बेंजीन पे कहीं भी, देखिए बेंजीन बन गया, ऐसे ही रफ डायग्राम बन रहा है, क्या करूँ नहीं है, ठीक है। तो बेंजीन जो है अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे, अगर आप यहाँ अगर मान लो अगर आप यहाँ पे Br लगा देते हो, ठीक है, यहाँ अगर Br लगा दो तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ मन नहीं है, यहाँ से हम हटा दिए। फिर अगर हम यहाँ Br ला दिए तो यहाँ भी मोनो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ Br लगे तो यहाँ भी ऑर्थो, जहाँ पे लगेगा वहाँ सिंगल सब्स्टिट्यूशन, वहां से 1 का गिनती स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, सिंगल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिंगल सब्स्टिट्यूएंट ऐड करूंगा वहां से 1 के स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा गिनती हमारी। ठीक है। और क्या था, देखिए, और ओपन चैन स्ट्रक्चर जो है एक साथ बहुत सारा मोनो सब्स्टिट्यूशन दे सकता था, ठीक है। जहां जहां अनसैचुरेशन है, देखिए यहाँ अनसैचुरेशन है तो यहाँ यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा। लेकिन इसके साथ बेंजीन के साथ ऐसा नहीं था। बेंजीन केवल एक सब्स्टिट्यूशन देता था। मीन्स एक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि वहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन उड़ जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट आके यहाँ जुड़ जाएगा। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हमारा बेंजीन नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उसी से पता चला कि हमारा जो बेंजीन है वो साइक्लिक है। और दूसरा कैसे पता चला कि बेंजीन जो है सिंगल सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। मीन्स कहीं भी आप डालो, बस आप 10 प्रोडक्ट डालो। मीन्स अगर बेंजीन C6H6 है, अगर हम मान लेते हैं कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम 3 ब्रोमो डाल दिए, 3 Br डाल दिए, और देखिए कि कहीं भी अगर डाले तो बस एक देगा, एक मोनो सब्स्टिट्यूशन देगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन देगा। इसका मतलब क्या पता चला कि बेंजीन साइक्लिक है, ठीक है। और ओपन चेन कंपाउंड जो है कुछ कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि बात कर ले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, वो जो हमारा जो है ना ओपन चेन कंपाउंड नहीं देते हैं। लेकिन बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन कराया गया तो उसने क्या किया ना, हमारा जो ब्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सभी रिएक्शन उसने दिया। तो इससे भी पता चला कि हमारा जो बेंजीन है वो साइक्लिक है, ठीक है। और रिडक्शन कराए हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिडक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा साइक्लोहेक्सेन मिला। देखिए अगर जनरली हम रिडक्शन इससे कराते तो हमको क्या मिलता, सिर्फ हेक्सेन मिलना चाहिए था। हेक्सेन बोलो तो सिर्फ अल्केन मिलना चाहिए था, ठीक है। ब्यूटेन, सॉरी, हेक्सेन भी मिलता है ना, क्योंकि 6 कार्बन C6H6 तो था। हमको ये पता करना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है।
तो जनरली क्या मिलना चाहिए था हमको, हेक्सेन मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएं, मीन्स उसको हाइड्रोजन दिए तो डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद सब डबल बॉन्ड टूटने के बाद हमको साइक्लोहेक्सेन मिला। साइक्लोहेक्सेन मिला, इससे भी हमको पता चल गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। फिर आए हमारे केकुले साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया केकुले साहब आए और उन्हें बहुत ही अच्छा जो हमारा रिंग दे दिया। देखिए ये है हमारा बेंजीन, आपके सामने हाजिर है बेंजीन। आप क्लियरली देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन हो गया, तीन अनसैचुरेशन है, एक दो और तीन। ठीक है, तीन तो हमारा डबल बॉन्ड है। और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन हमारा छुपा हुआ है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल देखिए हम फिर ऐसे पता चला, एक ठो और रीजन हो सकता है कि जो हमारा अल्केन था, अगर क्यों साइक्लिक क्यों है, क्योंकि जो हमारा अल्केन की बात करें, जहाँ पे सॉरी अल्केन कह रहा हूँ मैं, अनसैचुरेशन की बात करें, ओपन चेन की अनसैचुरेशन, ओपन चेन के अनसैचुरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये जनरली पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है तो क्या ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, रिएक्टिव करने का मतलब कैसा है, फिर अनस्टेबल है। देखिए रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत है, एनर्जी है तो भैया कूदेगा ही, जिसके हाथ में पैसा चला जाएगा तो उछलेगा ज्यादा, खाएगा, इधर उधर घूमेगा। जिसके पास पैसा है ही नहीं, चुपचाप अपने खोपचा पकड़ कर क्या करेगा, वहां पे बैठा हुआ रहेगा। बस वही ये इसके साथ भी होता है। अगर इसके पास डबल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए था, इसको अनस्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेकर घूमेगा कि ले लो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेंजीन के साथ। अगर हम बात करें तो देखा गया कि ये जो है ना अनयूजुअली स्टेबल है, मीन्स सबके सोच से परे था कि ये स्टेबल कैसे हो गया। तो फिर यहाँ से भी हमको पता चला क्योंकि ये बेंजीन है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज करने का मतलब है कि ये जो है बार बार घूम रहा है, ये यहाँ जाएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। तो हम लोग एक हाइब्रिड बना दिए, हाइब्रिड बना दिए तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दो। फिर दूसरा पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बॉन्ड है तो 3 × 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पाए जाएंगे, सॉरी। फिर देखिए अगर यहाँ पे अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए कितना मस्त दिख रहा है एकदम। 3D स्ट्रक्चर रिंग, एंगेजमेंट रिंग जैसा दिख रहा है आपका ये 3D स्ट्रक्चर, देखो क्लियरली बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर ऐसा फिर देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना लिख देना है। इसके बाद आप क्या कहोगे कि हर एक इनर इनर सर्किल इंडिकेट्स, आप फिर खुद से ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, 6 स्ट्रक्चर है तो हेक्सागोन। हर एक हेक्सागोनल कार्बन के कॉर्नर पे क्या कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट को आना है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल्स वहां से अटैच होगा। ठीक है, और 6 बॉन्ड जो हमारे बने हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड है भैया, और 3 हमारे पाई बॉन्ड है दीदी। ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, जिसके कारण हमारा जो मॉलिक्यूल है ना ये काफी स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के बाद ये जो 6 पाई जो है हमारा तीनों इक्वल देता है हमेशा। जो हमारा बॉन्ड रहेगा ना, ये देखिए सारा इसका बॉन्ड कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका बॉन्ड लेंथ बराबर है कितना है, 1.39। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.39 जो है इसका ना बॉन्ड लेंथ 1.39 है। 1.39 बॉन्ड लेंथ है और इसका जो एंगल बनेगा 120 डिग्री बनेगा। इसका एंगल सबका सेम है, सबका सेम है। और ये दोनों के बीच में है, अल्केन और अल्किन की बात करें तो उसका 1.54 होता है और अल्किन का कितना होता है ना 1.34, और इन दोनों का बीच में है 1.39 है। मीन्स ये जो है दोनों का प्रॉपर्टी एक्वायर करके स्टेबिलिटी बना लिया, खुद को स्टेबल बना लिया। ठीक है, तो ये आप जनरली लिख सकते हो, बहुत इजी है। अगर एविडेंसेस की बात है, कैसे पता चला कि साइक्लिक है, C6H6 फार्मूला आया, ठीक है ना, तो इसको आप इजिली आराम से लिख सकते हो। तो अगर ऑर्बिटल मॉडल की बात करें, बेंजीन की ऑर्बिटल मॉडल की, तो बेंजीन देखिए बेंजीन कैसे बना है, C6H6। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 है। C6H6 कार्बन के पास कितना है, 6 कार्बन। मीन्स एक कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होना चाहिए, एक अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6 होता है। तो इसका अगर हम कन्फिग्रेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। ध्यान समझिएगा, 1s2 2s2 2p2 2p2 1s2। देखिए यहाँ पे ध्यान से 1s2 2s2
2p2 में जो क्या होता है ना, हमारा 3 ऑर्बिटल पाया जाता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। तो इसमें हमारा 2 तो आ गया, ठीक है, इसमें 2 आ गया, 1s2, फिर 2s2 में क्या आएगा हमारा, 2s2 में भी 2 आ गया। 2p में कितना आएगा? 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो इसका खाली कितना है? 2 है। लेकिन जो हमारा 2s होता है, 2s होता है, और ये हमारा क्या है? 2p ऑर्बिटल है। एक तो खाली है हमारा वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ से क्या करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से उठाकर इसमें दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देखिए कितना यहाँ पे 2 2 का कैपेसिटी होता है एक सेल में, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एक खाली बच गया, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसीलिए कार्बन के साथ कार्बन का वैलेंसी कितना कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। बहुत इजीली समझ में आया होगा आपको, हो, क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? 1s2 2s2 2p2। लेकिन 2s का जो है एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लगभग सेम होता है। तो इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चल जाता है, जिसके कारण 4 वैकेंट ऑर्बिटल बच जाते हैं। 4 वैकेंट ऑर्बिटल के पास 4 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसीलिए सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है अल्केन का, क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। एक कार्बन के साथ कितना अटैच हो जाएगा? 4 कार्बन इजिली, 4 हाइड्रोजन इजिली अटैच हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन बोले तो, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, हाइब्रिड मीन्स ऑर्बिटल मीन्स के जो हाइब्रिड बनाते हैं ना, वो कैसे मिलेगा? sp2, देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पहले मैं आपको कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, sp2 होता है बेंजीन का, सब कार्बन का सारा कार्बन जो होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 कैसे आया? क्योंकि कार्बन का तो सभी जानते हैं 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 2p2 आ गया, 1s2 को तो हम साइड कर देते हैं क्योंकि पूरा भरा हुआ है। देखिए तो यहाँ से निकल कर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक निकल कर गया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक यहाँ से निकल कर वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा इस पे, तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें क्या इसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, और 2 p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो p ऑर्बिटल में, तो sp2, ठीक है। इसमें क्योंकि कौन कौन सा जो है, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? तो s ऑर्बिटल और बस p ऑर्बिटल, दो ही ऑर्बिटल है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे, अगर एक का इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो एक का इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, 1 2 3, 3 है। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और आप इससे भी समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस से भी और इस प्रोसेस से भी, 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा sp2 होने के बाद। और इसका जो है p ऑर्बिटल है, उसके अंदर राइट एंगल एक p ऑर्बिटल इसका बचा हुआ है, जिसका कारण ऊपर रहेगा, जो कि क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन 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 सब तरफ है। और ये जो ऊपर p ऑर्बिटल जो बचा हुआ p ऑर्बिटल था, क्योंकि p में कितना होता है? 3 होता है। देखिए ध्यान से, ये जो 2p z ऑर्बिटल है, 2s 2p 2pz, ठीक है। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल तो हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया ना। तो एक तो p, तो क्योंकि p के पास कितना सबसेल होता है? 3 सबसेल। तो एक p हमारा क्या हुआ ना, बच गया। तो यही p जो बचा हुआ है, यहाँ पे हमको यही p दिख रहा है, p ऑर्बिटल, यही जो बचा हुआ p ऑर्बिटल है, क्योंकि p ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है, हम सभी जानते हैं। देखिए डंबल जैसा लग रहा है, ऐसे डंबल बॉडी बनाने वाला डंबल। तो ठीक है, तो ये जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यही होता है। तो इसको अगर हम अटैच करते हैं, देखिए कैसा बना हुआ है, तीन कैसे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा, हमारा पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगा। पी बॉन्ड क्या, देखिए ऊपर वाला को पहले मिला दिए, जो जो ऊपर है ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऊपर वाला देखिए ऐसा बनाइए और ऐसे मिला दीजिए आप, सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे मिला दोगे और नीचे वालों को आप, नीचे वालों को ऐसे मिला दोगे, तो आपको कैसा प्रोडक्ट, देखिए सेम इसी के जैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसी के जैसा आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाई ऑर्बिटल है ना, ये पाई ऑर्बिटल क्या करता है ना, रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है हमारा पूरे बेंजीन में, 6 कार्बन के चारों तरफ घूमते रहता है, जिसके कारण हमारा जो बेंजीन है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी की ओर जाता है, इसीलिए।
और ये क्या देता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा ना, बाहर जाएगा और एक दूसरा मॉलिक्यूल इंटर करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ना तुम्हारा लॉस ना मेरा लॉस, दोनों का एक आओ एक जाओ, एक आओ एक जाओ, ऐसा होगा। एडिशन कभी नहीं देगा, क्योंकि अगर एडिशन देगा तो क्या होगा, उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। जो एरोमेटिक दे रहा है, जो डिल्यूकोलाइजेशन हो रहा है ना, वो उसको लूज कर जाएगा। ठीक है ना जी। अब देखिए बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है, फ्लैट मॉलिक्यूल है। फ्लैट बोले तो एकदम ऐसे प्लेन में लगा हुआ है, फ्लैट मॉलिक्यूल है बेंजीन। एक ही प्लेन में लाई करता है सभी। कैसा प्लेन है, sp2, हाइब्रिडेशन sp2 और प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब इसको आप इजिली लिख सकते हो। अगर आप देखो, अगर जो हमारा बेंजीन है, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन हमेशा अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन देता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन देने का मतलब कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट उस पर आकर क्या करेगा, अटैच करेगा। एक ही अटैक करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस आउट होगा, और ये वाई प्लस जो हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ के क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, और यहाँ के देखिए ऐसा कंपाउंड बना देगा। तो अगर आप वाई को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, आप वाई को कहीं भी लगाओ, ये कैसा सब्स्टिट्यूशन देगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा, यहाँ पे भी एक पोजीशन, अगर यहाँ इसको हमको y का मान यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी अगर y लगा देंगे ना तो यहाँ भी क्या होगा, एक ही सिंगल पोजीशन ही रहेगा। अगर दो अगर कंपाउंड आना चाहते हैं, देखिए अगर डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कैसा बनाएगा, आइसोमर बनाएगा। आइसोमर बोलने का मतलब है, अगर दो ब्रोमीन हम ऐड कर रहे हैं तो या तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये पहला हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये मेटा हो गया, और ये हमारा हो गया पारा। आप ओम प्रकाश से भी यूज करते हो, OMP, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। ये आप इजिली यूज कर सकते हो, याद करने के लिए। तो तीन पोजीशन पॉसिबल है, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या तो मेटा पोजीशन पे जाएगा, या तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो पहले से वहाँ बैठा हुआ साहब है वो कैसे हैं, अगर एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं या माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ऑर्थोमेटा या पारा। अब अगर हम बात करते हैं आइसोमर्स की, तो कैसे बताएं, क्योंकि इसमें दो पॉसिबल है पॉसिबिलिटी डीलोकलाइजेशन के केसेस में। देखिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो बस बहुत सिंपल, आप क्लियरली ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्रोमीन है पहले से था, तो ये जो बी आर हम ला रहे हैं, ठीक है, ये जो हम अगला बी आर ला रहे हैं वो कहाँ जाना चाहिए, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। कहीं भी आप डाल दो उसके, बस पॉसिबिलिटी लगभग आइसोमर बन रहा है। आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको हम आइसोमर कहते हैं। देखिए यहाँ से आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में दोनों डबल बॉन्ड, मीन्स ये जो सेम ही कार्बन पे दोनों अटैच है, ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ बी आर यहाँ बी आर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बी आर जो है ना, यहाँ से उठकर यहाँ ऑर्थो पोजिशन, तो ये भी है, ये भी ऑर्थो पोजिशन है, लेकिन यहाँ पे उठ के चला गया, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, बस यहाँ पे किसका खेल हो गया, ये ये पाई बॉन्ड का खेला हो गया, मीन्स यहाँ से उठकर वहां चला गया, इसीलिए इसको दो आइसोमर, इसका आइसोमर पॉसिबल है। तो दूसरे पे ये माना गया कि जो है केकुले जो थे हमारा, वो बिना सोचे समझे जो ऐसा कंसेप्ट दे दिया, डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट दे दिया बिना सोचे समझे, इस एबव पिक्चर को देखकर। लेकिन जो हम आज यूज कर रहे हैं ना, ये बेंजीन के डिस्कवरी के फैक्ट पे नहीं है, ये जो है हम रिजोनेंस के बेसिस पे ये स्टेबिलिटी इसका यूज करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, और ये हमारा हाइब्रिड हाइब्रिड मटेरियल मिल गया है। देखिए ऐसा भी ऐसा भी, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो कैसा मिलेगा, देखिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। बस यही स्ट्रक्चर आपको मिलता है। रेजोनेंस की अगर बात करते हैं, रेजोनेंस बस यही है, स्ट्रक्चर सिमिलरली ऐसा ही है हमारा। अब बेंजीन क्या देता है, हमारा रिएक्शन देता है, कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो इसमें कौन कौन सब्स्टिट्यूशन आएंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन आएंगे, नाइट्रेशन आएंगे, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन। ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन के हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप इतना जरूर से देखें और आप पढ़ के आए, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। थैंक यू सो मच।